नमस्कार, सत श्री अकाल। आप कैसे हैं सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ऑडिट सीख रहे होंगे और सिखा रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। किसके साथ? दी हीलिंग फाइनेंस के साथ। अगर भैया आगे नहीं बढ़ रहे तो क्या करें? सब्सक्राइब करें क्या दी हीलिंग फाइनेंस, अगर आपको आगे बढ़ना है और एक अच्छा ऑडिटर बनना है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी सारी वीडियो ना एक नंबर यानी ए प्लस वीडियो है। अगर आपने नहीं देखी जाकर देखिए भाई साहब। सारी सारी ऑलमोस्ट बैलेंस शीट, पी&एल सब पर मैंने सारी वीडियो निकाली है। अगर आप फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस है, आर्टिकल है, ट्रेनी है, जो भी है भाई साहब, वो वीडियो देखना। ये दिमाग ना खुल जाएगा। क्या होगा? दिमाग खुल जाएगा। स्क्रू नहीं है भाई, खुल जाएगा। लेकिन भाई साहब मैं कह रहा हूँ, आह और वाह की आवाज आ जाएगी तुम्हें। ठीक है, तो जाओ देखो, देखो, रिक्वेस्ट करो, देखो। सीनियर पे भरोसा मत करो, मतलब सीनियर पे डिपेंड मत रहो। भरोसा करो लेकिन डिपेंड मत रहो कि भैया वो बताएगा बताएगा। मेरी वीडियो देखो और फटाफट काम शुरू करो और सीनियर को दे मुंह पे मारो। भाई साहब सीनियर भी हैरान, नया लौंडा कैसे सीख गया। अगर फ्रेशर चार्टर्ड हो तो तब भी देखो। क्यों? अपने बॉस को खुश करने के लिए। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ ये पूरी एक्सपीरियंस में झोंक देता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस झोंकता हुआ, तो आप जरूर देखिए, जरूर जरूर जरूर। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम क्या करेंगे? आज हम ऑडिट क्या करेंगे? ऑडिट करेंगे किसका? एमएसएमई पार्टीज का। क्या करेंगे? एमएसएमई पार्टीज का ऑडिट आज हम करेंगे। यानी मैं क्या बताने वाला हूँ? एमएसएमई एक्ट 2006, 2006। आइए स्टार्ट करें, चलो आ जाओ भाई साहब, मजा आ जाएगा। चलो आओ। हाँ तो आओ शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? एमएसएमई एक्ट 2006 क्या था ये? ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। ठीक है, सिर्फ ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, फास्ट फॉरवर्ड पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है और पूरी वीडियो देख नहीं पाओगे भैया, लंबी होती है। ठीक है, तो शॉर्ट टाइम में बताऊंगा सो दैट कि आप ग्रैब करें और ऑडिट कंक्लूड करें और सीनियर को दे। ठीक है, चलो। इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन से है एमएसएमई का? सेक्शन 15 रहने वाला है और सेक्शन 16 रहने वाला है और सेक्शन 22। क्या? 15, 16 और 22, ये तीन ही सेक्शन है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे यार, जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑडिट। बस कौन से? 15, 16 एंड 22। और एक आता है सेक्शन 43BH ऑफ इनकम टैक्स, वो यहीं लेके पढ़ाऊंगा क्योंकि इंटरलिंकिंग है। ठीक है, तो इसलिए इसको यहाँ ले रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ एमएसएमई के 3 सेक्शन और इनकम टैक्स से 43BH एक है। चलो आओ समझते हैं। 15 सेक्शन में क्या लिखा है? देखो 15 सेक्शन में क्या लिखा है, मैं समरी बता रहा हूँ। 15 सेक्शन में लिखा है, अगर कोई एमएसएमई पार्टी, क्या बोला? अगर एमएसएमई पार्टीज, एमएसएमई में सिर्फ आएगा माइक्रो और स्मॉल की बात हो रहा है, ध्यान रखना। सप्लायर की डेफिनेशन में पढ़ोगे तो वहां साफ साफ लिखा हुआ है माइक्रो और स्मॉल, बस मीडियम कवर नहीं है मेरे दोस्त। अगर कोई माइक्रो स्मॉल पार्टी किसी भी बायर को सप्लाई करती है, तो क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त? क्या करना पड़ेगा? क्या करना? तो बायर को पेमेंट करने के पड़ेगी। क्या? विद इन एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें। अगर एग्रीमेंट में डेट 45 दिन से ऊपर है तो मेरे दोस्त 45 दिन के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। अगर एग्रीमेंट ही नहीं है तो क्या करेंगे? देन तो 15 दिन के अंदर। कहां से? अपॉइंटेड डे, देखो ये लिखा, सारी चीजें बता दी। ठीक है, इन शॉर्ट टर्म में जल्दी जल्दी बता रहा हूं, पढ़ लेना। ठीक है, और इन केस ऑफ अगर एग्रीमेंट नहीं है तो विद इन कितना? एग्रीमेंट है, ठीक है, वो पीरियड वाला 45 दिन से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्रीमेंट नहीं है, अगर नो एग्रीमेंट तो अपॉइंटेड डे क्या होता है? 15 दिन के अंदर पेमेंट करनी होगी आपको। कहां से? डे ऑफ एक्सेप्टेंस और डीम एक्सेप्टेंस। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बताऊंगा। एकदम मक्खन भाई साहब, चार्ट बना रखा पूरा, आह और वाह की आवाज आएगी अभी। ठीक है, सेक्शन 16 क्या कहता है? अगर सेक्शन 15 में अगर आपने पेमेंट नहीं करी टाइम पे, यानी जो एग्रीमेंट में लिखा था, या 45 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर एग्रीमेंट नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? बायर को मंथली क्या करना पड़ेगा? देखो मंथली कंपाउंडेड इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना? 3 गुना, जो आरबीआई बोलेगा। आरबीआई ना एक रेट निकालता है एमएसएमई के लिए, वो रेट 12% है मान लो, तो इसका 3 गुना 36% का ब्याज देना पड़ेगा हर साल। हर साल, ठीक है, मंथली वो भी कंपाउंड करेंगे। एक महीने में इंटरेस्ट लगा, उस पर जुड़ेगा, फिर उस पर इंटरेस्ट लगेगा। ध्यान रखना। ठीक है, और 43BH इनकम टैक्स का बोलता है, अगर जो इंटरेस्ट पे नहीं करा ना मेरे दोस्त, तो क्या होगा? अभी तो इंटरेस्ट दे देते थे, बाहर में जाए, अब क्या होगा? प्रिंसिपल अमाउंट डिसअलाउ होगा, उस पर टैक्स देना पड़ेगा। सपोज आपका 1 करोड़ रुपए पेमेंट करना है, किसको? एमएसएमई को, और वो 60 दिन आउटस्टैंडिंग हो चुका है। कितना? 60 दिन। तो 1 करोड़ पे 30% तक 30 लाख रुपए आज दोगे। ठीक है, एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे, और अगले साल वो मिल जाएगा आपको क्लेम। ठीक है, चलिए 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 चलिए, ओके। नेक्स्ट सेक्शन 22। सेक्शन 22 में बोला है कुछ डिस्क्लोजर। कहते हैं
कंपनीज, अगर तुम एमएसएमई पार्टी से परचेज सेल कर रहे हो, एमएसएमई मतलब मैं एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल की बात करो जब भी बोलूंगा एमएसएमई, ठीक है। मीडियम कहीं नहीं है, कोई रोल नहीं है, मीडियम है तो आंख बंद कर लेना, तेल लगाए, ठीक है। चलो सेक्शन 22 में ये बोलता है, ठीक है। क्या डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, ठीक है। बताऊंगा डिस्क्लोजर क्या है। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा क्या है, चार्ट। चार्ट में क्या बोलता है, देखो भैया, माइक्रो स्मॉल मीडियम कैसे बोलेंगे, ए भाई मैं माइक्रो स्मॉल हूँ मीडियम हूँ, मैं कैसे बोलूँ माइक्रो। देखो माइक्रो स्मॉल मीडियम के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मेरी टर्नओवर 10 करोड़ है, कितना, सॉरी माइक्रो में कितना है, देखिए माइक्रो में अगर इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1 करोड़ है और टर्नओवर मेरी 5 करोड़ है, तो मैं एज ए कंपनी मैं जाके एप्लीकेशन दूंगा किसको, अथॉरिटी को। अथॉरिटी इशू करेगा क्या, सर्टिफिकेट, ठीक है। तो देखो माइक्रो के लिए कितना है, 1 करोड़, 5 करोड़, स्मॉल के लिए 10 करोड़, 50 करोड़, मीडियम के लिए 50 और 250 करोड़, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, एक सर्टिफिकेट देखा, देखो उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू बाय अथॉरिटी, उसका नाम कैसा होगा, सीरियल नंबर ये होगा, उद्यम लिखा होगा, और ये एक्स एक्स जो लिखा है, एक्स एक्स स्टेट कोड, और ये स्टेट पिन कोड 00 स्टेट पिन कोड है, ठीक है। बाकी सीरियल नंबर होगा। ये सर्टिफिकेट इशू करेगा किसको, एमएसएमई पार्टीज को, और एमएसएमई पार्टी को जो सर्टिफिकेट मिलेगा ना वहीं से इफेक्टिव होगा, रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्टिव नहीं होगा। कहीं सोचो भैया ले रहे, अब जो जो पेमेंट तूने पीछे करी सबका ब्याज दे दे, नहीं, जब से सर्टिफिकेट मिला जब से इफेक्टिव होगा, सारी बेनिफिट तब से मिलेंगे, ध्यान रखना। अब आ जाओ चार्ट पे, ब्रह्मास्त्र बर्ड आई व्यू पे आ जाओ, देखते आओ। अगर भैया अब आपसे शुरू होते हैं ऑडिटर, मैं ऑडिटर हूँ, अब मुझे क्या करना है, देखो जैसे ही मैंने देखा जिसका मैं ऑडिटर हूँ, कंपनी ने क्या करा है, माइक्रो स्मॉल से क्या खरीदा है, गुड्स खरीदे हैं मेरे दोस्त, गुड्स या सर्विस, गुड्स सर्विस और कैपिटल गुड खरीदे, क्या गुड्स सर्विस कैपिटल गुड खरीदे, किससे, माइक्रो और स्मॉल से, किससे, माइक्रो स्मॉल से। तब क्या होगा, एनी बायर, ध्यान रखना अगर मैं एमएसएमई हूं तब भी लगेगा एनी बायर, ठीक है। मैं ऑडिटर किसका हूं, मैं ऑडिटर हूं इसका, बायर का, मैं ऑडिटर हूं बायर का। तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, क्या देखना, एज एन ऑडिटर मैं देखूंगा हाउ टू आइडेंटिफाई एमएसएमई पार्टी। मेरे दोस्त, मेरे फाइनेंस सीएफओ साहब बताओ आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि क्या 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 कि ये माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज है, कैसे कैसे कैसे, पहले कंट्रोल टेस्ट करें। तो बोलेगा भैया जब भी हम वेंडर सिलेक्ट करते हैं ना लोअर लेवल पे, मतलब कोटेशन लेते हैं, हम परचेज करते हैं, तो भैया तो हम मास्टर डाटा में जब पहली बार डाटा फीड करते हैं तो उससे पूछ लेते हैं भैया तू क्या है, माइक्रो स्मॉल या मीडियम, जो भी है आप मुझे सर्टिफिकेट दो, तो वो सर्टिफिकेट देता है, तो हम डाटा मास्टर डाटा में फीड करते हैं अपने सॉफ्टवेयर जैसे ऐप में, ठीक है। चलो ओके सेटिस्फाई, चलो नेक्स्ट, सेटिस्फाई मतलब एक सैंपल ले लेना आप, ठीक है, मास्टर डाटा कैसे फिल करवाता हूँ, मेल वगैरह पे कम्युनिकेशन होगी वो ले लेना। फिर दूसरा आएगा, अच्छा ओके, फिर दूसरा आएगा टाइमली पेमेंट, क्या आप समय पे टाइम पे पेमेंट करते हो कि नहीं करते, ठीक है। देन देखेंगे क्या आप हर साल एमएसएमई का स्टेटस चेक करते हो, क्योंकि एमएसएमई का स्टेटस अपने आप मतलब क्या, इनकम टैक्स में जो डिटेल जाती है ना वो ऑटो उठा लेता है उद्यम वाला, तो वहां से आपका स्टेटस चेंज हो जाता है। तो हर साल आपको स्टेटस पूछना पड़ेगा मेल्स के थ्रू। अगर क्लाइंट नहीं पूछता तो आप जब डायरेक्ट कंफर्मेशन लोगे ना मेरे दोस्त, तब लिख देना कि आप ये भी बता देना माइक्रो या स्मॉल हो या नहीं हो, ठीक है। ओके ओके, तो आइए इसका क्रक्स क्या है, इसका क्रक्स है टाइमली पेमेंट। भैया टाइमली पेमेंट करा मेरे दोस्त, क्या क्या देखा, टाइमली पेमेंट के लिए क्या है, कैसे देखेंगे, टाइमली पेमेंट के लिए एग्रीमेंट होगा भाई, तभी तो बता दिया टाइम क्या है। तो क्या पार्टी के बीच में एग्रीमेंट है, यस नो। पहला है, क्या एग्रीमेंट, क्या लिखित में चाहिए, स्टम्प पेपर चाहिए, धप्पा चाहिए, क्या है, क्या चाहिए, कैसे बोले एग्रीमेंट है। तो एग्रीमेंट मेरे दोस्त कुछ भी हो सकता है, इनवॉइस और पीओ या कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट, इनवॉइस पीओ कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंट जहां मेंशन है पीरियड, टाइम पीरियड मेंशन है, यानी क्रेडिट पीरियड मेंशन है, 40 दिन, 45 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जो भी लिखा है मतलब वही है तेरा क्या, टाइम पीरियड, वहां देखना है, ठीक है। क्या एग्रीमेंट है, यानी कि पीओ में डेट मेंशन है या इनवॉइस पे टर्म पेमेंट टर्म मेंशन है, और या किसी भी डॉक्यूमेंट है। अगर कहता है यस यस, तो देखना है, क्या देखना है, क्या उस पे पीओ या एग्रीमेंट पे जो टर्म लिखा है, टर्म यानी पेमेंट टर्म, क्रेडिट पीरियड, वो क्या 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 45 दिन से ज्यादा है। अगर 45 दिन से ज्यादा, अगर पीओ देखा उस पर लिखा है 60 दिन के अंदर पेमेंट करनी है, तो भैया 60 दिन नहीं मानेंगे, हम 45 दिन मानेंगे, क्या 45 दिन के अंदर पेमेंट करनी है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर वो कहता है यस, तो पेमेंट मस्ट बी मेड विद इन 45 डे, क्या पेमेंट मस्ट बी मेड विद इन 45 डे, विद इन नहीं मतलब ऑन एंड बिफोर, मतलब 45 दिन या उससे पहले पेमेंट करनी है, ध्यान रखना। अगर 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 पेमेंट टर्म 45 दिन से ज्यादा नहीं है, है ना, अगर
क्रेडिट पीरियड में लिखा है कि पीओ में लिखा है 30 दिन के अंदर पेमेंट करना, तो मेरे दोस्त 30 दिन के अंदर ही पेमेंट करना है, ठीक है? 45 दिन का कॉन्सेप्ट नहीं है। 45 दिन अपर कैप है, अपर कैप कि भैया ऐसा नहीं है तू इस बेचारों मजदूर है, मजदूर गरीब एंटिटी है, इनको तू बड़ी-बड़ी एंटिटियाँ करती क्या है कंपनियाँ, रिलायंस वगैरह, भाई करना है 60 दिन में 90 दिन में पेमेंट करो, बात कर, डील करनी है कर, नहीं तो निकल, ठीक है? तो सरकार ने बोला नहीं 45 दिन मैक्सिमम के लिए, फिर तू एग्रीमेंट जो मर्जी कर, 90 दिन 1 साल की कर ले पेमेंट, अब बट 45 दिन के अंदर पेमेंट करना है, नहीं तो मैं डिसअलाउ मरवाऊंगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अगर कहता है एग्रीमेंट नहीं है, क्या एग्रीमेंट नहीं है, तो उसको देना है 15 दिन के अंदर पेमेंट, क्या 15 दिन के अंदर पेमेंट देना है। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन के अंदर पेमेंट करनी है। कहां से? डे ऑफ एक्सेप्टेंस। अभी डे ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है? डे ऑफ एक्सेप्टेंस मेरे दोस्त, अगर जिस दिन आपने माल भेजा, यानी एमएसएमई पार्टी से मेरे पास माल आया, मेरे पास बायर के पास, अगर मैंने कहा सही है सब कुछ ओके, पहले दिन ही ओके कर दिया तो ओके, वहां से काउंट हो गया 15 दिन, ठीक है? ओके, माल आया मेरे पास, मैंने इंस्पेक्शन करवाया, ऑब्जेक्शन रेज कर दिया, तो ऑब्जेक्शन कब तक रेज करना है? ध्यान रखना 15 दिन का टाइम मिलता है, वो 15 दिन इसीलिए दिया हुआ है, ठीक है? क्या? डीम एक्सेप्टेंस, उसे बोलते हैं डीम एक्सेप्टेंस। अगर आपने ऑब्जेक्शन 15 दिन के अंदर रेज कर दिया मेरे दोस्त तो ठीक है, अगर नहीं करा तो डीम एक्सेप्टेंस को मानेंगे जब आपने पहले दिन ही गुड्स आया था, ठीक है? कोई डाउट हो ना दोस्त मेरे तो टेलीग्राम पे आ जाना, डाउट क्लियर कर दूंगा। थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बड़ी हो जाती है वीडियो, ठीक है? आई एज्यूमिंग कि आप थोड़ा साउंड यू आर ए चार्टर और फ्यूचर चार्टर, दैट्स व्हाई, ठीक है? मैं इतना बिल्कुल स्लो नहीं पढ़ा रहा, ठीक है? चलिए आगे समझ, ओके ओके, नेक्स्ट चलते हैं, आइए चलो। अब देखो, इफ पेमेंट नॉट मेड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड अब, मतलब अगर आपने पेमेंट नहीं करी, क्या 45 दिन के अंदर, ठीक है, या 30 दिन के अंदर या 15 दिन, तीनों समझाए मैंने। 45 दिन अपर कैप है, 30 दिन एग्रीमेंट में 30 दिन लिखा है मिनिमम, जो मिनिमम नहीं मतलब जो एग्रीमेंट में एग्री है, 15 दिन यानी कोई एग्रीमेंट नहीं। इसके अंदर अगर पेमेंट नहीं करी तो क्या होगा? ध्यान रखना, चार चीजें करनी पड़ेगी। क्या? अगर तूने पेमेंट नहीं करी ना किसी एक पार्टी की भी, किसी एक पार्टी की भी, तो चार चीजों से गुजरना पड़ेगा। क्या? पहला, हाफ ईयरली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। क्या? हाफ ईयरली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। एमएसएमई फॉर्म 1 फाइल करना पड़ेगा, हर 6 महीने पे जाती है एक बार। डेट देखो, अप्रैल से सितंबर की 31 अक्टूबर तक जाएगी, अक्टूबर से मार्च की 30 अप्रैल तक जाएगी, ध्यान रखना। तो आपको रिटर्न मांगना पड़ेगा कंपनी से, भाई आंख बंद करके मांग लेना एमएसएमई रिटर्न फॉर्म दे। पेनल्टी लग सकती है इसमें, मे भी ये लग सकती है, गुजरना पड़ सकता है, तभी बोला मैंने, ठीक है? बाकी इसमें सकता है, बाकी 3 लगेंगे, ठीक है? और तीसरा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्या? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ऊपर पढ़ाया था ना मैंने, कितना? बायर विल पे इंटरेस्ट मंथली कंपाउंडिंग 3 गुना इसका आरबीआई रेट जो रेट देगा। और जो मजे की बात ये मेरे दोस्त, मजे की बात ये है, जो इंटरेस्ट पे करोगे ना पीएनएल में चार्ज करोगे वो डिसअलाउ होगा। ये देखो, जो इंटरेस्ट पे करोगे ना वो क्या होगा? नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। और कहाँ दिखेगा? क्लोज 22 ऑफ पार्ट बी फॉर्म 3CD में जाएगा। ये है लिंक, इसे बोलते हैं निचोड़। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एक बार पढ़ लेंगे इसको, ठीक है? और प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा? डिसअलाउ, प्रिंसिपल अमाउंट डिसअलाउ होगा। लेकिन ध्यान रखना, इन चार चीज से गुजरने से पहले ना ये टेस्ट कर लेगा, नॉट अप्लाई टू ट्रेडर क्लास। ध्यान रखना, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट ट्रेडर क्लास पे एप्लीकेबल नहीं होगा मेरे दोस्त। अगर ट्रेडर क्लास है, क्यों ट्रेडर क्लास कैसे पता चले? एमएसएमई सर्टिफिकेट पे लिखा होता है ट्रेडर है, ट्रेडर है। अगर वो ट्रेडर है तो तुम्हें इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, प्रिंसिपल पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? उस पर डिसअलाउंस नहीं आएगा, ध्यान रखना, ओके ओके। अब देखो, प्रिंसिपल अमाउंट डिसअलाउ होगा, लेकिन उससे पहले देखो, नॉट अप्लाई टू कैश सिस्टम। ये प्रिंसिपल डिसअलाउ नहीं होगा कैश सिस्टम में, ऑब्वियसली इसलिए तो लाया है, जब पेमेंट करना तभी अलाउ होगा। तो जो कैश बेसिस पे बुक बना रहे हैं उसके लिए ऑब्वियसली ये कोई रेलेवेंट नहीं है, ठीक है? नॉट कंसिडर इन मैट, अगर मैट कैलकुलेट कर रहे हो तो जो एमएसएमई में प्रिंसिपल अमाउंट डिस्क्लोज करोगे वो मैट कैलकुलेशन में नहीं लेना, ठीक है? नेक्स्ट, नॉट अप्लाई टू कैपिटल गुड्स। ध्यान रखना दोस्त, सब में कैपिटल गुड लग रहा था, यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट जब डिसअलाउ करोगे ना, अगर तुमने फिक्स एसेट खरीदा और उसकी पेमेंट टाइम पे नहीं करी तो इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट डिसअलाउ नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है? और जिसने प्रेजेंटिव स्कीम ले रखी है ना, 44AD 44ADA वाला, उसको कोई दिक्कत नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट पे करे ना करे टाइम पे वो डिसअलाउ, लेकिन इंटरेस्ट वो बंदा देगा, इंटरेस्ट सब में लगेगा, इंटरेस्ट की अप्लाई होनी होनी है। ओके ओके, ठीक है, ओके चलो।
चलो चलो कहाँ चले, चलो चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब होगा क्या देखो, सुनो भाई सुनो, अमाउंट आउटस्टैंडिंग एज ऑन मार्च एंड पे बियॉन्ड द टाइम स्पेसिफाइड अबव इन नेक्स्ट ईयर। मतलब क्या, समझा देता हूँ देखो। 31 मार्च को कुछ दो एमएसएमई पार्टी है। एक वैसा है जो ऑलरेडी 60 दिन का है, ठीक है, तो डिसलाउ होगा। एक ऐसा है जो 30 दिन का है, ठीक है, 30 दिन का है, उसका क्रेडिट पीरियड मान लो 45 दिन है। तो दूसरे वाले क्या होगा, सब्सिक्वेंट में टेस्ट करना है, यानी अप्रैल मंथ में, ठीक है। अगर उसकी पेमेंट हो गई 45 दिन के अंदर, यानी 15 तारीख तक, तो ठीक है। अगर 15 तक नहीं हुई, यानी 20 को हुई, तो भी डिसअलाउ हो जाएगा, ध्यान रखना। इस साल, इसमें इस साल का भी लेना है जो आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, क्रेडिट पीरियड से बियॉन्ड हो चुका है, और जो सब्सिक्वेंट में भी नहीं पेमेंट हुई, आउटस्टैंडिंग 31 को नहीं है, वो सबको मर्ज करके डिसअलाउ मारेंगे, ठीक है। चलो, और डिसअलाउ मारते ही उसको कहाँ दिखाएंगे, क्लोज 26 ऑफ पार्ट भी इन फॉर्म 3CD में, क्लोज 26 में दिखाएंगे, ठीक है। और दूसरा, अच्छा एक बात बताओ, जो पेमेंट प्रिंसिपल की पेमेंट हुई ड्यूरिंग द ईयर, मान लो फाइनेंशियल ईयर 24-25, उसमें डिले हुए, सब 60 दिन में पेमेंट करें, खूब डिले करें, तो क्या वो डिसअलाउ होगा? प्रिंसिपल नहीं होगा, क्योंकि वो पे हो गया ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। लेकिन ये कोई स्मार्ट स्ट्रेटजी नहीं है, इंटरेस्ट तब भी देना पड़ेगा, ध्यान रखना। ये देखो, अगर आप, क्या है, अमाउंट ड्यू है, पे है, ठीक है, बियॉन्ड द टाइम, नो डिसअलाउंस, डिसअलाउंस नहीं होगा, बट इंटरेस्ट विल बी पे। इसमें फिर से ऊपर वाले में फंस जाओगे, ठीक है, यहाँ फंस जाओगे, ये रहा देखो, ये फंस गए, ठीक है। अगर इनपुट क्लेम करता हूं मैं, तो क्या वो डिसअलाउ होगा? नहीं, क्योंकि वो P&L से रूट नहीं हुआ, तो वो डिसअलाउ नहीं होगा, ठीक है। ओके, गॉट इट। चलिए आइए, अब क्या है इसका क्रक्स, एक सबसे खतरनाक क्रक्स है क्या, सेक्शन 22। सेक्शन 22 ये डिस्क्लोजर है, इसमें बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, तो मैं समझा देता हूँ। देखो, के लिए होता है, और एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल ले रखा है, ये देखो क्या लिखा है, देखो, कंपनी ने परचेज करा गुड्स 1 लाख रुपए का, ठीक है, 1 जनवरी को, राइट। उसके बाद एज पर एग्रीमेंट पेमेंट करा 30 दिन के अंदर, ठीक है। पेमेंट टर्म क्या था, 30 दिन, यानी कि 31 जनवरी तक पेमेंट करना था। कंपनी ने पे कर दिया 60,000 20 फरवरी को, ठीक है, और बैलेंस 40,000 अभी भी पेंडिंग है 31 मार्च को। नो इंटरेस्ट इज एक्चुअली पेड, बट इंटरेस्ट इज एक्रूड एट 18%। मतलब इंटरेस्ट इसने पे नहीं करा, सिर्फ इसने इंटरेस्ट एक्रूड देखा है, बनाया है, जो भी है। चलो और देखते हैं, मतलब इंटरेस्ट देना है 18%। अब देखो, 60,000 पे करा 20 दिन लेट, तो 20 दिन का इंटरेस्ट कितना बना, ये देखो 20 दिन का इंटरेस्ट बना तेरा 592 रुपए, ठीक है। 40,000 अभी भी पे नहीं हुए, ठीक है, तो आओ देखते हैं। तो अभी 40,000 पे अभी तक आज तक, यानी कि 31 मार्च तक 59 डे हुआ, इसका इंटरेस्ट बना 1162। अब देखो, पहले में बोला है प्रिंसिपल जो आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर, मतलब जिसका आउटस्टैंडिंग है उसी का इंटरेस्ट है, ठीक है, 40,000 और उसका इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, ये बोल रहा है इंटरेस्ट पे करा है, पे कुछ करा ही नहीं, ठीक है, अमाउंट पेड लेट, ठीक है, इसका इंटरेस्ट क्योंकि पे नहीं करा, जो हमने लेट पे करा उसका इंटरेस्ट पे नहीं करा, इसलिए यहाँ वो आएगा जो अच्छा दोनों का इंटरेस्ट पे करा, दूसरे वाले क्लोज में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों पे कर दिया, लेकिन इसमें क्या इंटरेस्ट पे नहीं करा, बट उसका प्रिंसिपल पे कर दिया। हाँ, तो तीसरे का क्या है, तीसरे का वो है जिसका प्रिंसिपल आपने पे कर दिया, बस इंटरेस्ट पे नहीं करा, वो वाला दिखाना है यहाँ पे तीसरे में, क्या प्रिंसिपल पे कर दिया, इंटरेस्ट पे नहीं करा। यहाँ जो ड्यूरिंग द ईयर, ईच अकाउंटिंग ईयर में, जो इस साल का इंटरेस्ट बन रहा है, सिर्फ इस साल में, ओपनिंग वाले की बात नहीं कर रहा, इस साल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ये। और यहाँ आता है सारे इंटरेस्ट, ओपनिंग हो, फलाना हो, ढिंकाना, टोटल इंटरेस्ट की बात होती है, इंक्लूडिंग ओपनिंग। मान लो कोई ओपनिंग में भी इंटरेस्ट निकला, इकट्ठा होते हुए आ रहा है, तो यहाँ आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी सब यहाँ देखो, ईच अकाउंटिंग ईयर लिखा है, ईच अकाउंटिंग ईयर, ईच अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। तो ये हर साल की बात कर रहा है, लास्ट वाले में बोल रहा है सारा, सारा सारा, जब तक जितना है उतना, ठीक है। ठीक है, आ गया मजा। थोड़ा फास्ट पढ़ाया दोस्तों, मुझे पता है आप होशियार हो, ठीक है। ये पीपीटी मैं शेयर कर दूंगा कहाँ, टेलीग्राम पे, ठीक है, और वहां से ले लेना। और ये भाई साहब लेके घूमना जेब में, जैसे इशू आया ना खोल के बैठ जाना पूरा चार्ट, आह और वाह आएगा सारे कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। चलिए, आई होप मजा आया होगा, ठीक है। मजा आया हो ना दोस्त, तो इसको शेयर करो अच्छे से। अगर आपके बॉस खड़ूस है ना, या सीनियर सपोर्ट नहीं करता, अपने कलीग को शेयर करो, सीखो, सिखाओ, ज्ञान बांटो। जितना ज्ञान बांटोगे मेरे दोस्त, ज्ञान बढ़ेगा, ठीक है, ज्ञान बांटना। चलिए, आज के लिए बस यही, इतना ही समाप्त करता हूँ। आगे देखते रहिए क्या, द हीलिंग फाइनेंस, सीखते रहे, सिखाते रहे और आगे बढ़ते रहे। ओके, बाय बाय।